नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज असवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी लेक्चर सीरीज का ये चौथा लेक्चर है, जो हमारी उत्तराखंड की निशुल्क लेक्चर सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। यह उसका चौथा चैप्टर है। आज हमारा जो विषय है वो है उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश। आज हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बात जब हम कार्तिकेयपुर राजवंश की करते हैं या कत्यूरी राजवंश की करते हैं, तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश हमारे पास है, लगभग 740 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। अब कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में होता क्या है, यशोवर्मन नामक एक शासक था। वो उत्तराखंड पर ब्रह्मपुर जो राज्य था उसको जीत करके उत्तराखंड पर अधिकार कर लेता है। इसी समय एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड कश्मीर के कारकट्य वंश के राजा थे और यह अपने दिग्विजय अभियान पर निकले हुए थे। इन्होंने तिब्बत आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था और इन्होंने इसी समय उत्तराखंड पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसकी जानकारी हमको एक पुस्तक है राजतरंगिणी, उस राजतरंगिणी नामक पुस्तक से हमको इसकी जानकारी मिलती है कि ललितादित्य मुक्तापीड ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। अब यशोवर्मन का यहां पर उस समय एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम वसंतदेव था, और वह वसंतदेव यहां से ललितादित्य मुक्तापीड के जाने के बाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। उसी स्वतंत्र राज्य को हम कार्तिकेयपुर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वंश का हमको नाम नहीं पता कि वंश कौन सा है, लेकिन इसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी और उसी के नाम पर हमने इस राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंश कहा। ठीक, ये बैकग्राउंड की बात करते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश है। इसके बारे में हमको जो जानकारियां मिलती हैं, जो प्रमाणिक जानकारियां हैं इसकी, वह इसके अभिलेखों से मिलती है। ठीक, कत्यूरी राजवंश के अभी तक टोटल जो अभिलेख मिले हैं उनकी संख्या 9 है। कितने अभिलेख है? 9 अभिलेख हमको मिल चुके हैं, जिनमें से कि 5 अभिलेख छोटे और एक विशाल अभिलेख है। इसके अलावा कुछ ताम्रपत्र अभिलेख भी है। पहला जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है इसका बागेश्वर अभिलेख। यह बागेश्वर अभिलेख हमको सरयू गोमती के संगम से मिला है, और सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर में होता है, बाबा बागनाथ की धरती पर। ठीक, और ये जो हमारा बागेश्वर अभिलेख है, यह कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा भूदेव के द्वारा निर्मित किया गया या उनके द्वारा लिखवाया गया। इसमें भूदेव ने इस अभिलेख में बागेश्वर के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है उसे कहते हैं व्याघ्रेश्वर। तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है व्याघ्रेश्वर। और इस भूदेव के जो अभिलेख है इसमें 8 राजाओं के नाम उत्कीर्ण है, यानी कि 8 राजाओं के नाम लिखे गए हैं। 7 अन्य हैं, एक हमारा कौन सा है? भूदेव है। और हो सकता है ये जो राजा थे ये भूदेव से पहले के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जिन 8 राजाओं के नाम है, बसंत देव, खरपर देव, कल्याण राज, त्रिभुवन राज, निम्बर देव, ईष्टगण देव, ठीक, ललित सुरदेव और श्री भूदेव। इस अभिलेख में इनको हिमाचल का चक्रवर्ती सम्राट, यानी कि हिमाचल का मतलब वह क्षेत्र जहां पर हमेशा बर्फ गिरी हुई रहती है उसको हिमाचल कहते हैं। और उसके अलावा यहां पर इनको एक पदवी मिली हुई है, यानी कि एक उपाधि धारण करते हैं। ये कौन सी? गिरिराज की। गिरिराज का मतलब है पहाड़ों के राजा। तो गिरिराज की क्या कर दी इन्होंने? पदवी धारण कर दी। अब ये जो भूदेव था
यह बौद्ध धर्म के विरोध में काम करता था। ठीक, और इस पर ललित सूर्यदेव का भी क्या है, नाम अंकित है। और एक ताम्रपत्र पर यहां पर 3 वंशावलियां मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस अभिलेख में, जो बागेश्वर अभिलेख है, इस अभिलेख में इनकी राजधानी का नाम हमको क्या मिलता है, कार्तिकेयपुर या जोशीमठ। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये अभिलेख है या ये वो बागेश्वर। अब अगला जो अभिलेख है वो है पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ मंदिर के निकट जो पांडुकेश्वर मंदिर है, वहां पर हमको कत्यूरियों के क्या मिले हैं, 4 ताम्रपत्र लेख मिले हैं। इन पर 2 पर निम्बर देव और ईष्टगण देव लिखा गया है, और ललित सूर्यदेव का नाम अंकित है। ठीक, इनकी जो 3 वंशावलियां हैं, 3 वंशावलियां, 3 राजाओं की जो वंशावलियां हैं वो इसमें है। और पुनः इनकी जो राजधानी है वो कहां बताई गई है, जोशीमठ। ठीक, यहां पर भी लिखा गया है योग मंदिर है। ठीक है, और ये जो इसके बारे में बहुत सारी 9वीं शताब्दी का है, ये कई चीजें यहां पर लिखी गई है। किसके बारे में, ये पांडुकेश्वर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर हमारा चंपावत में पड़ता है। तो वहां पर भी एक ताम्रपत्र मिला है। इस ताम्रपत्र में सलोणादित्य और उनकी पत्नी सिद्धू देवी, ठीक, इस वंश में एक राजा थे जिनका नाम था सलोणादित्य, और सलोणादित्य की पत्नी सिद्धू देवी का नाम मिलता है। इस ताम्रपत्र के रचयिता भद्र थे, और ये भद्र शायद इनके कोई मंत्री रहे होंगे। और इसमें कहा गया है जो देशट देव के पुत्र हैं, जो इनके पुत्र हैं देशट देव, उस देशट देव ने, पद्मर देव का जो पुत्र है देशट देव, उसने 4 गांव की जो जागीर है वो बद्रीनाथ धाम को क्या दी थी, दान की थी। अब ये जो अभिलेख है, इनकी जो लिपि है वो कौन सी है, कुटिला। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर के राजाओं की अभिलेख्य भाषा क्या थी, तो इनकी अभिलेख्य भाषा क्या थी, कुटिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए, लिखिएगा, डाउनलोड कर दीजिएगा, जैसे आपकी इच्छा। अब हम बात करते हैं जो ये गढ़वाल और कुमाऊं का जो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर जो राजवंश है, इस राजवंश की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 3 परिवारों ने क्या किया है, शासन किया है। और कार्तिकेयपुर जो राजवंश है वह उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, 2 चीजें याद रखिएगा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति वो कौन सी है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है कुलिंद है। जबकि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक जो राजवंश है वो कौन सा है, कार्तिकेयपुर राजवंश है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना है इसको, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बसंत देव ने जोशीमठ में इस वंश का पहला राजा था, उसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया। इनकी जो इस राजवंश की जो राजभाषा थी, राजभाषा वो क्या थी, राजभाषा इनकी क्या थी, संस्कृत थी। जबकि बोलचाल की भाषा, जैसे आप हम क्या बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, ठीक है, कुमाऊनी बोलते हैं, तो बोलचाल की जो इनकी भाषा थी वो कौन सी थी, पाली थी। ठीक, पाली भाषा इनकी क्या थी, बोलचाल की भाषा थी। ठीक, तो जैसे हम बोलते हैं ना गढ़वाली, कुमाऊनी, रवाल्टी, ये हमारी क्या है, बोलचाल की है। जबकि अगर हम उत्तराखंड राज्य की देखें, जो यहां की क्या है ऑफिशियली लैंग्वेज है, वो कौन सी है हमारी, वो हमारी हिंदी है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के त्रिभुवनराज शिलालेख में विदित होता है कि इसका जो संस्थापक है वो कौन है, बसंत देव है। ठीक, तो यानी कि जो बागेश्वर त्रिभुवनराज का जो अभिलेख है, उस अभिलेख से हमको मिलता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन है, बसंत देव है। तो इसका पहला राजा कौन है, बसंत देव है। ठीक, इस राज्य का जो विस्तार था वो कहां से कहां तक था, सतलुज से लेकर के और रोहेलखंड, यानी कि अगर मैं बात करूं वर्तमान का हिमाचल प्रदेश, अगर इस प्रकार हम इसको देखें तो ये पूरा उत्तराखंड तो था ही इसमें। इसके अलावा यहां से लगता हुआ जो हमारा क्या है,
हिमाचल प्रदेश और इस तरफ को हमारा उत्तर प्रदेश का जो भाग है रोहिलखंड का। जैसा अगर रोहिलखंड पूछे आपसे तो आपका पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, रामपुर, ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, रोहिलखंड का मैदान बोलते हैं। ठीक, तो ये रोहिलखंड का। और इस वंश का में जो सबसे महत्वपूर्ण हमको दिखाई पड़ता है, इस इनके यहां पर कौन आए थे, आदि गुरु शंकराचार्य आए थे। और आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर में क्या किया था, बद्रीनाथ मंदिर में जो मूर्ति थी वो पुनः स्थापित की थी। पुनः स्थापित की थी मतलब उन्होंने उस मूर्ति को नारद कुंड में फेंकी हुई थी। कहा जाता है कि इससे पहले यहां पर जो बौद्ध आए थे, उन बौद्ध लोगों ने क्या किया था, उस मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया था। शासन काल की बात है, क्योंकि खसों के टाइम पे यहां पर क्या है, बौद्ध धर्म की चरम पराकाष्ठा दिखती है अपने स्थान पे। और कहा जाता है कि उन्होंने उस मूर्ति को फेंक दिया था नारद कुंड में। तो जब पूरे भारत में आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, अद्वैतवाद का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, भारत के 4 अलग अलग स्थानों पे ये 4 धर्म, सनातन धर्म के 4 प्रमुख स्थानों की स्थापना करते हैं। ठीक है, और द्वारका, पुरी, जोशीमठ इनकी स्थापना करते हैं, मतलब 4 मठों की स्थापना करते हैं। ठीक, और जब ये यहां आते तो ये वैष्णव संप्रदाय के थे। तब पहुंचते हैं यहां तो इन्होंने देखा कि भाई यहां तो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को फेंका हुआ है। तब जाकर के इन्होंने उस मूर्ति को नारद कुंड से निकाला और उसको क्या कर दिया, पुनः स्थापित करवा दिया मंदिर में। ठीक, बाद में फिर कत्यूरी काल में उस मंदिर को दोबारा बनाते, वो आगे की कहानी है। अब बद्रीनाथ मंदिर बनाने के बाद शंकराचार्य जी चले जाते हैं कहां, भगवान भोले की शरण में, यानी कि केदारनाथ। और केदारनाथ में ही वो अपनी अल्प आयु में ही अपने अपना जीवन त्याग देते हैं। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शंकराचार्य की समाधि कहां है, केदारनाथ में। ठीक, तो ये याद रखना भाई, शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 ईस्वी के आसपास नरसिंह देव ने राजधानी को कार्तिकेयपुर से वैजनाथ यानी कि कत्यूर घाटी में परिवर्तित कर। यहां पर कई लोगों के नाम मिलते हैं, कई लोग नरसिंह देव का नाम बोलते हैं इतिहासकार, कई लोग अशांति देव का नाम बोलते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार इस पे अलग अलग टिप्पणी देते हैं। ठीक, अब होता क्या है, आखिर ये राजधानी परिवर्तित करते क्यों है, इसके पीछे 2-3 कारण माने जाते हैं। धार्मिक कारण है, सुरक्षा का कारण है, कई कारण। तो ऐसी मान्यता है कि एक कोई साधु थे, वो कत्यूरी राजा के घर में आते हैं, भोजन करते हैं। कत्यूरी राजा के घर में है तो वो वहां पर राजा उस समय उपस्थित नहीं था। राजा कहां जा रखे थे, राजा जा रखे थे शिकार खेलने। अब वहां रानी बैठी हुई थी, तो रानी ने देखा कि राजा का कर्तव्य रहता है कि घर में आए हुए साधु को क्या नहीं, भूखा नहीं भेजना है। अब रानी भोजन परोसती है उस साधु के लिए, और कहते हैं, ऐसा मान्यता है ये कि वह साधु क्या करता है, कहता है कि मुझे उस थाली में भोजन चाहिए जिसमें राजा करता है। अब एक साधु की बात को रानी टाल नहीं पाई, वो उसको उसी थाली में भोजन देती, यानी कि स्वर्ण थाली में। अब जो साधु थे उन्होंने आराम फरमाने की बात की कि रानी अब मैं आराम करना चाहता हूं। रानी ने उनको कमरा दिखाया जहां पर मेहमान सोते थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो उसी बेड में सोना है जिसमें राजा सोते हैं। अब वो वहां आए, इतने में जो राजा थे वो शिकार करने के बाद वापसी आते हैं, और जब वो वापस आए तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मतलब साधु के असम्मान में असम्मानजनक बातें कह दी। राजा ने, उस साधु ने कहा कि देख, मैं तेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन तूने मेरा अपमान किया है, तो आज के बाद तू ये स्थान छोड़कर चला जा। और उसी के बाद ये लोग कत्यूर घाटी में अपनी राजधानी ले जाते हैं। एक कहानी। दूसरा जो मुझे लगता है कि जोशीमठ आपदा ग्रसित क्षेत्र था, तो हो सकता है वहां आपदा आई हो जिस कारण इन्होंने अपना क्या बदल दिया हो, रास्ता बदल दिया हो या राजधानी बदल दी। तीसरा कारण यह हो सकता है कि भोट प्रदेश से, क्योंकि वहां पर माणा पास है, और माणा क्या करता है, रास्ता देता है किसके लिए,
चमोली को पिथौरागढ़ से मिला, चमोली को तिब्बत से मिलाता है, और वो आवागमन का रास्ता भी है। तो हो सकता है कि वहां से भोट प्रदेश की जो सेना है वो इधर क्या कर रही हो, हमला कर रही हो। तो यानी कि तिब्बती सेना से बचने के लिए भी इन्होंने ये किया जा सकता है। तो अलग अलग भ्रांतियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप से क्या है वो अभी तक पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वंशावली को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वंशावली का ठीक प्रथम वंश देखते हैं। ठीक, अब प्रथम वंश में आप देख रहे हो हमने खरपड़देव वंश लिखा है यहां पर। तो ये खरपड़देव वंश ही क्या है, वसंत देव का वंश है। क्या है, वसंत देव का वंश है, क्योंकि इसका जो संस्थापक है वो कौन है, वसंत देव है। अब ये जो वसंत देव है, उसके बाद इसका जो शासक बनता है उसका नाम हमको बागेश्वर अभिलेख में नहीं मिलता है। तो नाम मिलता है किसका, खरपड़देव का। खरपड़देव के बारे में यहां पर हमको कुछ जानकारियां मिलती हैं कि भाई ये जो खरपड़देव था ये वसंत देव के बाद शासक बनता है, और ये जो व्यक्ति था ये यशोवर्मन का समकालीन हुआ करता था। ठीक है, यशोवर्मन का क्या था, समकालीन था। ठीक, तो यशोवर्मन का समकालीन था, ये इसकी क्या है, विशेषता है। दूसरा, वसंत देव के बारे में आपको एक दो चीजें तो पता होनी चाहिए। वह कौन सी चीजें हैं जो वसंत देव के बारे में आपको पता होनी चाहिए? तो वो है कि वसंत देव ने कुछ उपाधियां धारण की थी। इसने महाराजा धीराज, परम भट्टारक की क्या ली थी, उपाधि धारण की थी इसने। ठीक, महाराजा धीराज, परम भट्टारक। इसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। क्या की थी, परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। इसने गिरिराज चूड़ामणि की उपाधि भी धारण की थी। उसके अलावा इसने नरसिंह मंदिर बनाया था। नरसिंह मंदिर बनाया। अब खरपड़देव देखते हैं, ये किसका समकालीन था, ये था यशोवर्मन का। किसका था, यशोवर्मन का। ठीक, तो ये यशोवर्मन का क्या था, समकालीन हुआ करता था। तो पहली चीज आपको इसके बारे में यह पता होनी चाहिए कि ये यशोवर्मन का क्या था, समकालीन था। ठीक, और इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, त्रिभुवन राज था। तो इस वंश के अंतिम शासक के रूप में हमको कौन नाम मिलता है, त्रिभुवन राज मिलता है। अब हो सकता है कि त्रिभुवन राज के समय पर यहां पर बंगाल के जो पाल शासक थे उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जब ये आक्रमण करते हैं ये पाल शासक यहां पर, तो उसके बाद यहां पर एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, निम्बरदेव का वंश। ठीक है, क्या कहते हैं, निम्बरदेव का वंश। और ये निम्बरदेव धर्मपाल का क्या था, धर्मपाल का समकालीन। बंगाल के शासक धर्मपाल का क्या था, समकालीन था। ठीक, ये हमको क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। इसके बाद अगला जो राजा बनता है वो ईष्टगण देव बनता है। ईष्टगण देव उत्तराखंड का पहला राजा है जिसने इस उत्तराखंड को एक सूत्र में, ठीक है, एक सूत्र में क्या किया, बांधने का प्रयास किया। एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो प्रश्न यही बनता है, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, ईष्टगण देव ने। इसके बाद शासक बनता है कौन, ललित सूरदेव। ठीक है, ललित सूरदेव या ललितेश्वर देव शासक बनता है।
ललित सूर्यदेव इस वंश का क्या है, सबसे प्रतापी शासक है। कौन है सबसे प्रतापी शासक कौन है, ललित सूर्यदेव है। इसने अपने जीवन में जब इसके शासन का 21वां और 22वां साल था, तब इसने 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे जो हमको पांडुकेश्वर से मिलते हैं। इस पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसने एक उपाधि धारण की है, वो की है इसने वराह अवतार की, यानी कि धरती का उद्धार करने के लिए ये इस आदमी ने क्या किया है, वराह अवतार की उपाधि धारण की है। ठीक, वराह अवतार की उपाधि। अगला शासक या इसकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था सामा देवी। ठीक, और जो सामा देवी है उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था वैजनाथ में। ठीक, और उस मंदिर का नाम है नारायण मंदिर। तो इसकी पत्नी ने कौन सा मंदिर बनाया, नारायण मंदिर, नारायण मंदिर। अगला शासक है हमारे पास भूदेव। भूदेव उपाधि धारण करता है परम ब्राह्मण भक्त और बौद्ध क्षमण। भूदेव के द्वारा 2 प्रमुख उपाधियां धारण की गई थी। एक की गई थी कौन सी, बौद्ध क्षमण की, और दूसरा क्या की गई थी, परम ब्राह्मण भक्त की। ठीक, इसके काल में इसने यहां पर बौद्ध धर्म का नाश कर दिया, यानी कि जो बौद्ध रहते थे इसने बौद्ध विहारों को समाप्त कर दिया, जैसे नाला का बौद्ध विहार, ठीक है, या दूसरा कोई बौद्ध विहार था, तो इसने सबसे पहले तो बौद्ध विहारों को नष्ट किया। इसको लगता था कि ये क्या है, ब्राह्मण धर्म के लिए, ठीक है, भागवत धर्म के लिए क्या है, नुकसानदेह। तो इसने सबसे पहले क्या कर दिया, इस वंश को समाप्त कर दिया। ये हुआ। उसके बाद इस वंश का समाप्त हो जाता है भूदेव के बाद, और भूदेव के बाद या निम्बरदेव वंश के बाद अगला जो वंश आता है वो आता है सलोणादित्य वंश। अब ये जो सलोणादित्य वंश है इसकी स्थापना सलोणादित्य ने की थी, और इसमें एक राजा होता है सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव पहला शासक था इसका जिसने अपनी राजधानी सुभिक्षी राजपुर बनाई थी। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक कौन है, ब्रह्मदेव। चलिए आगे बढ़ते। अब आ जाते हैं कत्यूरियों के प्रशासन पर। कत्यूरियों के प्रशासन को पढ़ने से पहले हम एक चीज ध्यान करते हैं कि कत्यूरियों ने अपनी राजधानी को बदल दिया है। कहां पर, कत्यूर घाटी, कार्तिकेयपुर, यानी कि जोशीमठ से ये लोग कहां आ गए, कार्तिकेयपुर आ गए हैं या कत्यूर घाटी आ गए हैं। तो कई इतिहासकार कत्यूर घाटी के जो शासक थे उनको चतुर्थ परिवार भी मानते हैं। ठीक, और लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवन पाल देव था, उनको इस वंश का एक प्रतापी शासक या इस वंश के अन्य शासकों में गिना जाता है। ठीक, अब आते हैं हम प्रशासन पे, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासन। जब हम कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासन पर बात करते हैं तो प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, राजा हुआ करता था। यह गौ ब्राह्मण हितैषी, यानी कि गाय और ब्राह्मणों का क्या था, रक्षक हुआ करता था। यह हमको कहां से मिलता है, पांडुकेश्वर अभिलेख से मिलता है। प्रकृत्याय दिष्टनीय, यह शब्द हमको कहां मिलता है, इनके प्रशासन में मिलता है। यानी कि इसका मतलब है यहां पर 18 प्रमुख अधिकारी थे जो राजा को शासन चलाते थे। अब राजा गिरिराज चूड़ामणि की उपाधि धारण करता था। अब इसके मंत्रि परिषद का विभाजन, पहला है प्रांतपाल,
यह क्या था, सीमाओं का जागरूक प्रहरी, घटपाल यानी कि गिरिद्वारों का, ठीक, यानी कि जो आजकल हम क्या देखते हैं, जो दर्रे हैं पास है, गिरिद्वार, वरमपाल, सीमावर्ती मार्गों से जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी निगरानी करना, नरपति, नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा, कर की वसूली तथा संदिग्ध व्यक्तियों की छानबीन, सुसाध्य साधनिक यानी कि जो सबसे दुभर काम करेगा वो क्या कहलाएगा, गुप्तचर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासन विभक्त होता था प्रांतों में, किसमें, प्रांतों में, केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में होता था और प्रांतों को कहते थे जय कुल भुक्ति। क्या कहते थे, प्रांतों के लिए यहां क्या नाम दिया गया था, जय कुल भुक्ति, जय कुल भुक्ति कहते थे। और इसका जो अधिकारी होता था उसको कहते थे उपरीक, ठीक है, इसको क्या कहते थे, उपरीक। प्रांत जिलों में विभक्त था, प्रांत किसमें था, जिलों में, और जिले के लिए कहते थे विषय, और विषय का अधिकारी होता था विषयपति, ठीक है, विषयपति। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, गांव थी, और इसका जो मुखिया था उसको क्या कहते थे, ग्रामणी कहते थे, क्या कहते थे, ग्रामणी कहते थे। और इसकी सहायता के लिए महामनुष्य और महामुकदम ऐसे क्या थे, अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, अधिकारी क्या होते थे, नियुक्त किए जाते थे, ठीक। तो प्रांत सबसे ऊपर, देश, फिर प्रांत, फिर जिला, और उसके नीचे गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं। तो आय का जो प्रमुख साधन था वो क्या था, भू राजस्व हुआ करता था। भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब जमीन, यानी कि भूमि से जो मिलने वाली जो क्या है, राजस्व है, जो पैदावार होती है उससे जो राजस्व मिलेगा वो इनका क्या था, आय का मुख्य साधन था, और उसको कहते थे शुल्क, ठीक है, यानी कि राजस्व क्या कहते थे, शुल्क कहते थे। और इसको कौन, टैक्स को इकट्ठा कौन करेगा, सौल्किक। अब अगला है परमावतार, तो भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी, और षटोपचारिक, भूमि का विवरण रखने वाला अधिकारी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्थापत्य कला। जब हम बात करते हैं इन शासकों की, तो इनके काल में बहुत सारे मंदिर, लाखा मंडल, जागेश्वर, बागेश्वर, और ये जो मंदिर थे इनमें दो प्रकार के मंदिर थे, एक छत्रयुक्त और एक शिखरयुक्त। जो छत्रयुक्त थे इनमें छत्र बनाया जाता था ऊपर, और देवदार या थुनेर की लकड़ी का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, किसमें, आमलक में। जबकि जो शिखर युक्त मंदिर होता है उसका ऊपर ऐसे शिखर बनेगा जो कि तिकोना यानी कि ट्रायंगुलर साइज का बनेगा, और उसके चारों तरफ उसको पत्थरों से क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है। अब है मूर्ति कला। तो मूर्ति कला के हिसाब से हम देखें तो यहां पर नैनीताल, बागेश्वर, जागेश्वर, बैजनाथ, पांडुकेश्वर आदि स्थानों पर क्या मिलती है, यहां से बुद्ध मूर्तियां मिलती है। इनमें नैनीताल की महिषमर्दनी, हरिद्वार की बुद्ध, लाखा मंडल के छोटे छोटे शिवालय इसके क्या है, प्रमुख उदाहरण है। यहां पर जो मूर्तियां थी वो धातु और पाषाण यानी कि पत्थर और धातु से मिलती से बनाई जाती थी, परंतु पाषाण की मूर्तियां क्या थी, अधिक थी। और याद रखना, यहां की सबसे जो प्रसिद्ध मूर्ति मिली है वो मिली है काली मठ से हर गौरी की मूर्ति। कहां से, काली मठ से। और इस हर गौरी की मूर्ति को राहुल सांकृत्यायन जी ने, जो राहुल सांकृत्यायन थे, राहुल सांकृत्यायन ने सबसे सुंदर प्रतिमा बोला। इसके अलावा
मूर्ति कला और स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, इन दोनों का गोल्डन इरा या स्वर्ण युग कहते हैं किसको? कत्यूरी शासन व्यवस्था को या कत्यूरी राज्य को। अब याद रखिएगा कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर याद रखनी, जैसे जो कत्यूरी शासन था, कत्यूरी शासन में हमको बहुत सारे लोगों के नाम मिलते हैं। एक व्यक्ति का नाम मिलता है राय पिथौरा, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? पिथौराशाही। तो पिथौराशाही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पिथौरागढ़ के किले की क्या की थी? स्थापना की थी। एक चीज आपको याद रखना। दूसरा आपको याद रखना कि इसी कार्तिकेयपुर राजवंश में एक राजा निकल आते हैं जिनका नाम था मालूशाही। मालूशाही और राजूला की प्रेम गाथा संपूर्ण उत्तराखंड में क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक। उसके अलावा गोलू देवता, जिनको गोलजू महाराज कहते हैं, कुमाऊं में न्याय के देवता हैं, वो भी इसी कत्यूरी वंश के एक राजा थे, ठीक। इसके अतिरिक्त यहां पर एक रानी का नाम मिलता है जिनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, जिया रानी। और जो ये जिया रानी थी, कहते हैं कि इन्होंने 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण के समय या मुस्लिम आक्रमण के समय उनका सामना किया था, ऐसी मान्यता है, ठीक। और इन्हीं जिया रानी के नाम पर एक स्थान उत्तराखंड में है रानीबाग, जहां पर मेला भी लगता है, ठीक। और बाद में ये जो कत्यूरी राजवंश था, ये 6 बड़े भागों में बंट जाता है, जिसमें अस्कोट, सोर, सिरा, ठीक, काली कुमाऊं, ठीक, लखनपुर बैराट, ये सारे हमको क्या दिखाई पड़ते हैं? यहां पर स्थान देखने को मिलते। इस वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव, जिसने ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना की थी भारत नेपाल सीमा पर। और ये जो ब्रह्मदेव नामक जो शासक था, इसी ने यहां पर अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? सोमचंद से करवाया था, ठीक। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक। और आप बने रहिए हमारी इस निशुल्क सीरीज के साथ। रोज आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी, मतलब एक दिन छोड़ के या लगभग, ठीक। अध्ययन करते रहिए और अभी आने वाले जो परीक्षाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट और सब्सक्राइब पर इस पर अधिक से अधिक वीडियो दे पाए, ठीक है। और ये जो हमारा निशुल्क कार्यक्रम है ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।